हेलो गाइस, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट और आज बीकॉम वाले बच्चों के लिए पार्टनरशिप का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने बोला बीकॉम के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। पार्टनरशिप में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर भी किया, लेकिन बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए वो चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये। वजह इसकी साफ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है उसमें अगर पार्टनरशिप है तो 95 या 99% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर पार्टनरशिप है आपके सिलेबस में तो ये चैप्टर तो होता ही होता है। बाकी के हो सकता है ना हो, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ आपके ना हो, बट ये चैप्टर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर डाला जाता है। इसके अलावा एक और चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी डाला जाता है। तो बीकॉम के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, थियोरिटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो अब ये है क्या, देखो वैसे तो जो मेरे लेक्चर रेगुलर देखता है तो मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती है, एक होता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, एक होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, दोनों में फर्क होता है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, सेक्शन नंबर कौन सा 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो कि जो इंडिया के अंदर पार्टनरशिप है उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और उसका सेक्शन नंबर 39 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा ज़्यादा, उस थ्योरी तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं जब मैं समझा दूंगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चा क्या, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स की। यस, अब पार्टनरशिप के अंदर देखो बेटा दो तरीके का डिसोल्यूशन हमको देखने को मिलता है। एक तो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एक तो ये होता है, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फर्म भी बोल सकते हैं आप। थोड़ा सा समय लगाऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहना। ओके, सबसे पहले डिसोल्यूशन क्या सर, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस को बंद करना, समापन, खत्म, दी एंड, बिजनेस बंद करके हमेशा के लिए घर जा रहे हैं, ये इसका मतलब। पार्टनर जो है वो अपना व्यापार बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सारी एसेट बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे, जो हमसे पैसे मांगता है उसको लायबिलिटीज बोलते हैं, उसका पेमेंट कर देंगे, बचा पार्टनर आपस में बांट लेंगे, नहीं बचा तो घर से लाके पे करेंगे, क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। ओके, अब यहाँ आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, ये कब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है बिजनेस के अंदर तो क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से मतलब हो गया आपका जो वो एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में, जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं उसको। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई वो आपस में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बांटेंगे, क्योंकि पार्टनर मतलब एक से ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स है ना, एक से ज्यादा मिलकर के लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह नया एग्रीमेंट बनता है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एग्रीमेंट, बिजनेस की बात नहीं, बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं कि नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना बिजनेस बंद करके नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नहीं, बिजनेस चल रहा है, केवल ओनर एक और आ गया है, नया पार्टनर आ गया है, जिसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट, पुराना पार्टनरशिप डीड, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो वो खत्म हो रहा है उसकी जगह नई एक डीड बना रहे, नया एक एग्रीमेंट बना रहे। और ऐसा कैसा सेम होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी सेम का सेम जो पुराना एग्रीमेंट है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना पार्टनरशिप डीड है वो खत्म होता है, नया एक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया जाता है, नया एग्रीमेंट, समझौता, अनुबंध किया जाता है। ओके, अब देखिए ये इन केसेस के अंदर होता है, इन केसेस में कभी भी फर्म जो है वो बंद नहीं होती है, इसलिए उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उनके बीच का जो रिलेशंस है वो खत्म होकर नए एग्रीमेंट के तौर पर लाया जाता है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करें तो उस केस में भी हो सकता है। ओके, यहां हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की।
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया फर्म हो रही है बंद, सारी एसेट बेच रहे हैं, उससे जो पैसे आएंगे, उससे जो लायबिलिटीज है उसका पेमेंट कर देंगे, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो वो पार्टनर ले जाएंगे, कम पड़ेगा तो अपने घर से लाके लायबिलिटी पे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक, ओके। सो अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब होगा, है ना, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी, उसका डिसोल्यूशन होगा, तो उसका मतलब ये हो गया कि फर्म तो बंद होगी, तो क्या ये बंद नहीं होगा? ये मतलब ये एग्रीमेंट। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहे वाला हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी दोनों में फर्क समझ में आ गया? अब समझना, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तब तो ओनली पार्टनरशिप एग्रीमेंट नया बनता है, पुराना खत्म हो जाता है, लेकिन फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो बिजनेस भी बंद होता है, सारी एसेट बेच के लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये भी खत्म हो जाता है। तो जब ये होता है तो बिजनेस चलता है, एग्रीमेंट नया बनता है, और जब ये होता है तब एग्रीमेंट भी खत्म, बिजनेस भी खत्म, दोनों दी एंड। आगे समझ में? ओके, ये जो मैंने आपको समझाया, ये पूरी की पूरी थ्योरी यहां पर आपके लिखी हुई है। ओके, अब आता है मामला भाई, ये दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट जो है उसमें चेंज होता है। तो इसमें अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो, कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, डेथ हो रहा हो, कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इन सब केसेस के अंदर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बट इसके बाद में जो है वो ये रहा, वो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फेज। कब कब हो सकता है? फर्म कब खत्म हो सकती है, और जब फर्म खत्म हो जाएगी, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट का तो होगा ही, मैंने भी बताया आपको। लेकिन ऐसी सिचुएशन कब आती है जब फर्म को बंद करना पड़ता है? तो ऐसी सिचुएशन आती है सबसे पहले डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सारे पार्टनर मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया हम हमारा बिजनेस बंद करने वाले हैं, ऐसा पहले एग्रीमेंट हो रखा है, तो विद द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर सहमत हो जाए कि नहीं भैया अब हम साथ में मिलकर के बिजनेस नहीं कर सकते, इस बिजनेस को करो बंद करो, जो भी है एसेट बेच दो, लायबिलिटी पेमेंट कर दो, कुछ बच्चे तो आपस में बांट लो, खत्म। जैसे एक फैमिली होती है ना, उसमें 4 ब्रदर्स हैं, पहले तो साथ में रहते हैं, फिर फैमिली जैसे बड़ी होती है फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो अपना पुश्तैनी घर है इसको बेच दो, जो पैसा आए आपस में बांट लो, सब अपने अपने। तो बस सेम। ओके, बट यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है, वो सोशल है, ये बिजनेस है, दोनों अलग चीजें हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, अगर पार्टनर्स के बीच में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो फिर वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, फर्म का कह रहा हूं, और फर्म का होगा तो पार्टनरशिप का तो होगा ही होगा, दोनों होंगे। नेक्स्ट आता है फिर और क्या केस हो सकता है जब फर्म बंद करनी पड़े? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है? अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरी इन द फॉलोइंग केसेस। कब? अनिवार्य, कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, आपको फर्म बंद करनी ही पड़ेगी। ऐसा कब होता है? ऐसा कब कब होता है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, व्हेन ऑल द पार्टनर, ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग देम इनकम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। जब या तो सारे के सारे पार्टनर जो हैं एक को छोड़ करके इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा? अब आप कॉमर्स से हैं तो इतना तो पता ही होगा, बीकॉम कर रहे हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? दिवालिया हो जाए, कोर्ट उनको डिक्लेयर कर दे भाई तुम इंसॉल्वेंट हो गए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो वो इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड, कोई पागल हो जाए या सभी पार्टनर की डेथ हो जाए एक को छोड़ करके, तो उस केस में अकेला बंदा जो बच गया है वो तो पार्टनरशिप कर नहीं सकता, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है। ओके, यहां पर लिखा हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए वो योग्य ना हो। कब नहीं होंगे? जब इंसॉल्वेंट होंगे तब नहीं होंगे। और सेकंड केस आता है आपका जब अनसाउंड माइंड के हो जाए, पागल हो जाए या कोई ऐसी स्थिति हो जाए, तो उस केस में जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं कर सकते तो नया एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। एक पार्टनर अगर बच भी जाता है तो एक पार्टनर पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर नहीं सकता, तो वहां पर कंपलसरी आपको पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा और साथ में पार्टनरशिप एग्रीमेंट का भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ओके, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, अगर आपने बिजनेस जो है वो इलीगल स्टार्ट कर दिया है। इलीगल बिजनेस वो होता है जो कानून की नजर में, है ना, जो हमारे भारतीय कानून है ना, एक्ट बने हुए हैं, उनके हिसाब से वो काम करना सही नहीं है, उस पर प्रोहिबिशन है, निषेध है, और आप फिर भी कर रहे हो तो वो इलीगल हो गया। तो ऐसा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर वो वहां पर आपको पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो
तो ये ए पॉइंट हो गया, जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड के हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए योग्य ना रहे। बी पॉइंट हो गया जब बिजनेस ही इलीगल हो जाए। सी पॉइंट है आपका व्हेन सम इवेंट टेक प्लेस विच मेक इट अनलॉफुल फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इन पार्टनरशिप। जब कुछ ऐसी घटना हो जाए कि आपका बिजनेस कंटिन्यू करना अनलॉफुल हो जाए, है ना, तो उस केस में भी आपको कंपल्सरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। व्हेन पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री बिकम एन एनिमी, मतलब ये कह रहा है कि भाई अनलॉफुल कब होगा, तो जैसे कोई भी बंदा इंडिया के अंदर पाकिस्तान के पर्सन से, पाकिस्तान के व्यक्ति से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ऐसा मना है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अगर फिर भी कोई एनिमी कंट्री जो हो गई वहां पर पार्टनरशिप कर लेता है तो वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर आपका इसके बाद में थर्ड, ऑन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कॉन्टिजेंसी। अगर कुछ इसमें से जो लिखी हुई है वो कॉन्टिजेंसी हो जाती है तो भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ये देखो, फर्म इज डिसॉल्व्ड इफ, फर्स्ट पॉइंट है ए, इफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी उस समय ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग मिलकर के 10 साल तक इस बिजनेस को चलाएंगे, उसके बाद ये बिजनेस एक्सपायर हो जाएगा। या फिर भाई एक ब्रिज बनाने के लिए या एक कोई भी एक काम ले लिया पार्टनरशिप के अंदर, और वो जैसे ही काम पूरा हुआ या वो टाइम पूरा हुआ उसके बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे, ऐसा पहले से ही तय है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है तो होगा। ओके। इफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो बिजनेस का एग्रीमेंट टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, मतलब कोई काम ले लिया, मैं वो कह रहा हूं ना, जैसे दो जने हैं, दोनों जनों ने मिलकर के एक ब्रिज बनाने का काम ले लिया, दोनों ने पार्टनरशिप कर ली, एक इंजीनियर है, एक जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठेकेदार है, दोनों ने मिलकर के ब्रिज बनाने का काम ले लिया, टेंडर ले लिया गवर्नमेंट से और पार्टनरशिप कर ली, और उन्होंने बोला जैसे ये काम खत्म हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, अपनी पार्टनरशिप खत्म। अब ब्रिज बन गया तो ओके, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा बाय द डेथ ऑफ पार्टनर। अब दो पार्टनर है, किसी एक की डेथ हो गई तो खत्म। ओके। बाय द एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज अ इंसॉल्वेंट, भाई कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इन केसेस के अंदर जो है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता ही होता है। नेक्स्ट आता है कुछ पॉइंट्स और है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। नोटिस देकर के भी डिसोल्यूशन किया जा सकता है। अब कौन नोटिस देगा, कैसे देगा, आइए समझते हैं। डिसोल्यूशन बाय नोटिस इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, द firm may be dissolved if any one of the partner given notice in writing to the other partners signifying his intention of seeking dissolution of the firm। देखो, जब आपकी पार्टनरशिप जो है वो एट विल के ऊपर बेस्ड हो और जब कोई भी एक पार्टनर उठ के बोले कि भाई पार्टनरशिप खत्म करो और वो नोटिस दे दे, तो फिर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोर्ट ने, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, कोर्ट ने अगर किसी वजह से ऑर्डर दे दिया कि भाई बिजनेस बंद करो ये, और उसने रीजन बता दिया, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट द सूट ऑफ पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कोर्ट क्यों ऑर्डर देगा, उसके क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट है व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसेंस। कोई पार्टनर जो है वो कोर्ट को बोले भाई बंद कराओ हमारा, या फिर व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। जब कोई एक पार्टनर बोले भाई मैं अब बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए पार्टनर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स है, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, इनकेपेबल हूँ, तो कोर्ट से वो ऑर्डर इशू करा सकता है और पार्टनरशिप को बंद करवा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। कोई एक पार्टनर है ना, वो मिसकंडक्ट करने लग गया है, वो गिल्टी करने लग गया है, गलतियां करने लग गया है, भाई फर्जीवाड़े करने लग गया है, बिजनेस के अंदर हाहाकार मचा के बैठा। जैसे होता है ना, किसी फैमिली में एक पैदा हो जाता है कोई कई बार, और वो फिर बैंड बाजे बजा देता है पूरी अच्छी खासी फैमिली के, है ना, बड़े बड़े कांड कर देता है। तो ऐसा बिजनेस में भी हो सकता है, पार्टनर कोई ऐसा करने लग जाए, शुरू में पता थोड़ी चलता है, तो उस केस में बाकी पार्टनर कोर्ट से ऑर्डर करा के पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करा सकते हैं। व्हेन अ परमानेंट कमिटमेंट ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को, उन शर्तों को सभी पार्टनर को मानना पड़ता है। लेकिन कोई पार्टनर बार बार उन शर्तों का खंडन करता है कि मैं तो नहीं मानता, जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, आजा मैदान में। देखा होगा ना आप, जब जोश आता है लोगों को, क्रोध सर पे चढ़ता है, भूत सवार होता है, तो फिर कोई कुछ भी कर देता है, बाद में बहुत पछताते हैं, लेकिन होता है वो। तो उस केस में भी कोर्ट से ऑर्डर ले करके आप
दिलवा करके बाकी पार्टनर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर सकते हैं। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, जब एक पार्टनर, इसमें ना पार्टनरशिप में मैंने बताया था, पार्टनरशिप में आप रिटायर हो सकते हो, डेथ हो सकती है, एडमिट हो सकता है, लेकिन आप अपनी जो जगह है एक पार्टनर किसी और को नहीं दे सकता। अगर ऐसा कोई करता है, थर्ड पार्टी को सारा अपना राइट्स दे देता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरी ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, जब बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, जब से स्टार्ट किया है 10 साल हो गए लॉस ही हो रहा है, तो फिर उस बिजनेस को कंटिन्यू करने से क्या मतलब, बंद करो। ओके, व्हेन ऑफ एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, जब कोर्ट को लगे किसी भी कारण से कि ये कारण सफिशिएंट है इस पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करने के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा, भाई साहब इस पार्टनरशिप को बंद करो। ओके, तो ये मैंने डिसोल्यूशन के आपको कब कब हो सकते हैं उसकी सिचुएशंस बताई। यहां पर दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कब डिसोल्यूशन होता है और कब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, कब एग्रीमेंट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर मेन यहां से स्टार्ट होता है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हमने 11th-12th के अंदर, खास करके 12th के अंदर जो हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमने देखा होता है कि वो सारे चैप्टर कर रखे होते हैं, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद लास्ट में ये चैप्टर आता है ना। तो जिसने वो नहीं करे उसको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी जब न्यूमेरिकली करेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो वहाँ पर क्या होता था कि हम जब क्लास 12th के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला चैप्टर करते थे तो हम क्या करते थे, उसमें जो फाइनल अकाउंट्स बनाते थे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करने के लिए, तब हम बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, हम बनाते थे एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, और एक बनाते थे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बन जाता था पार्टनर लोन अकाउंट अगर लोन हो पार्टनर का तो, और लास्ट एंड फाइनल बन जाता था कैश या फिर बैंक जो भी है उसका अकाउंट। और इससे हम पार्टनरशिप, ये सारे अकाउंट करके हम पार्टनरशिप का क्या कर देते थे, डिसोल्यूशन कर देते थे, खत्म कर देते थे बिजनेस को, ठीक है। और रियलाइजेशन में हम क्या करते थे, जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज है बिजनेस की, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। वहाँ से हम एसेट को बेच देते थे और उससे जो पैसा आता था वो लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते थे। बाकी रियलाइजेशन से जो भी लॉस या प्रॉफिट होता था वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो अगर पार्टनर के फेवर में होता था तो पे करते थे, अगर फेवर में नहीं होता था तो पार्टनर पैसा लेके आते थे और फिर कैश एंड बैंक का बैलेंस मिल जाता था। इस तरीके से हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कर देते थे। लेकिन ये जो हम करते थे ये उतना सही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये ठीक है, हमने सीखने के हिसाब से कर लिया कि डिसोल्यूशन कैसे होता है, और सही बात है, ऐसे ही होता है। एसेट्स को बेचो और जो उससे पैसे आए उससे लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, इसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। किसी भी बिजनेस को बंद करना हो तो भाई साहब यही तरीका होगा, चाहे कंपनी हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हर चीज का यही, जो एसेट है वो बेच दो, उससे जो पैसा है उससे लायबिलिटी पे कर दो, बचे तो घर ले जाओ, नहीं बचे तो खत्म। ओके, यही होता था। यस, बट यहां पर बहुत आसानी से हो जाता था, लिखा होता था इस एसेट से इतने मिले, इस एसेट से इतने मिले, और एक दो दिन के अंदर ही भाई खत्म मामला। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एसेट को बेचने में समय लगता है, इतना आसानी से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, इतना आसानी से बिजनेस बंद नहीं होता है कि एक महीने के अंदर एसेट बेच के लायबिलिटी पे करके बिजनेस बंद कर दिया। नहीं भैया, एसेट्स को बेचने में समय लगता है, एक साथ एसेट थोड़ी बिक जाती है ना। सामने खरीदने वाला भी तो होगा, नेगोशिएशन भी तो होगा, ऐसे बेच देंगे नहीं, हो सकता है नीलामी करनी पड़े, कई बार ये भी हो सकता है। तो कोर्ट की तरह से लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, वो धीरे धीरे एसेट्स का वैल्यूएशन करता है। फिर एसेट्स एक साथ सारी थोड़ी सेल होती है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, आपके डेटर है, उनसे पैसा लेना है, एफडी पड़ी है, कैश पड़ा है, इन्वेस्टमेंट पड़े हैं, ये सारी एसेट है। तो सारी एसेट से एक साथ थोड़ी पैसा आ जाएगा, डेटर से पैसा मांगो वो दे देगा, उसे निकलवाना पड़ेगा। मशीन खरीदने वाला भी तो कोई आएगा ना, सेकेंड हैंड मशीन है ना, लैंड और बिल्डिंग पड़ी है, लेकिन जो जिस भाव पे खरीदना चाहे उस पर थोड़ी देंगे, नेगोशिएशन होगा, जहां अच्छी प्राइस मिलेगी उसको बेचेंगे। तो उसका एक प्रोसीजर है और उसमें बहुत समय लगता है। तो हो सकता है सारी की सारी एसेट बेचने में 5-6 साल लग जाए। तो क्या 5-6 साल तक हम लायबिलिटी पेमेंट करेंगे? नहीं, जो बैंक लोन है उसका पेमेंट नहीं करेंगे, जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट नहीं करेंगे। बैंक तो लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ठोकेगा, कंपाउंड वाला पेनल्टियां ठोकेगा, लोन से ज्यादा इंटरेस्ट ले लेगा वो, समझ रहे हो। तो क्या लायबिलिटी पेमेंट नहीं करनी है तब तक?
सारी एसेट बिकने का इंतजार करेंगे कि भाई कैश में हमारे पास 1 लाख पड़े, बैंक में हमारे पास 2 लाख पड़े हो गए, 3 लाख। अब हमारे पास डेटर से रिकवर किए हमने, लगे 2 महीने, वहां से 50,000 आ गए। फिर हमने स्टॉक पड़ा था, उसको बेचा, उसमें 3-4 महीने लगे। फिर वहां से कुछ पैसे आए, फिर लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी थी, नेगोशिएशन चल रहा था, 2 साल बाद लैंड एंड बिल्डिंग बिकी। फिर वो पैसे आए, सब इकट्ठे करते रहो करते रहो करते रहो। जब सारी एसेट बिक जाए, सारी एसेट्स बेच दे, उसके बाद सारा पैसा लेंगे और फिर क्रेडिट सब लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है ये मेथड, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसका मतलब है भाई सबसे पहले आपके पास में क्या है कि कैश पड़ी है, कैश है, बैंक में पैसा है, कितना है, कैश 1 लाख रुपए पड़ा है, बैंक में 2 लाख रुपए, लाओ 3 लाख रुपए, वो 3 लाख रुपए हम पे कर देंगे। फिर क्या सर हमारे पास अगले महीने डेटर से पैसे आ गए, वो डेटर के पैसे लाए, उससे जितनी लायबिलिटी पे हो सकती है कर दी। फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग में नेगोशिएशन चल रहा था और प्लांट एंड मशीनरी में चलता था। फिर प्लांट एंड मशीनरी साल भर बाद में सेल हो गई, उससे जो पैसा आया लायबिलिटी पे। फिर 2 साल बाद में लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, उससे जो पैसा आया लायबिलिटी। तो जैसे जैसे एसेट सेल होती जाएगी उस तरीके से ही पेमेंट करते जाओ। सारी एसेट बिकने का इंतजार नहीं होता है, यही होता है इस मेथड के अंदर। इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुअली, जैसे जैसे ग्रेजुअली एसेट से पैसा रियलाइज होगा, हम पीसमिल मेथड का यूज करके टुकड़ों में, पीसमिल का मतलब टुकड़ों में, है ना, टुकड़ों में जो हम पेमेंट करेंगे। अब सारा पैसा बैंक को नहीं देंगे, कुछ बैंक को देंगे। जैसे हमारे पास शुरू में 3 लाख रुपए पड़े हैं, तो 3 लाख रुपए सीधा ही बैंक को नहीं दे देंगे, कुछ बैंक को देंगे, कुछ किसको देंगे। तो उसका क्या प्रायोरिटी रहेगा, उसका सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, वो इस मेथड के अंदर अच्छे से हम समझते हैं। ओके, तो मैं पढ़ाता हूं आपको, देखिए। ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द एसेट आर रियलाइज एंड लायबिलिटी पेड ऑफ। क्या होता है, जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो एसेट्स जो है उससे पैसा रियलाइज होता है और लायबिलिटी का क्या करते हैं, पेमेंट। द प्रोसेस ऑफ एसेट्स रियलाइज टेक प्लेस ग्रेजुअली। समय लगता है भाई एसेट्स से पैसा रियलाइज करने में, यानी कि एसेट्स को बेचने में, और वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्रमिक रूप से बिकती है वो एसेट, एक साथ सारी सेल नहीं होती है एसेट्स। एज रिजल्ट ऑफ सच, और एक साथ सारी एसेट सेल नहीं होती है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ कुछ एसेट्स धीरे धीरे समय के हिसाब से सेल होती रहती है ग्रेजुअली। तो फिर ग्रेजुअली जो पैसा आता है, हाँ, उससे हम लायबिलिटी पेड ऑफ करते हैं। एज व्हेन सच रियलाइजेशन टेक प्लेस, जैसे ही पैसा आया लायबिलिटी पे कर दी, जैसे ही पैसा आया लायबिलिटी पे कर दी। ओके, नेक्स्ट। अब ये इस मेथड के बारे में बोल रहा है बेटा, देखो, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर दूं आपको दिख जाए। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, piecemeal distribution represent the process of pay as and when you realize strategy। पे कर दो जब आपको प्राप्त हुआ, इस पे ही काम करता है piecemeal distribution method of dissolution of partnership firm। पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करने का ये तरीका है। तो भाई साहब, अब एसेट्स से तो धीरे धीरे रियलाइज होगा, कभी 1 लाख रुपए आए, कभी 2 आए, कभी 3 आए, फिर साल भर बाद 5 आए। लेकिन जो सबसे पहले आएंगे वो सबसे पहले किसको देंगे, वो प्रायोरिटी हमको ये मेथड बताता है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, भाई सबसे पहले किसको पेमेंट करना है। द लायबिलिटी इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर मे बी क्लासिफाइड इनटू द 3 पॉइंट्स। ये मैं बता देता हूं क्या है। भाई लायबिलिटी जो है वो इस तरीके की होती है, देखो, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज क्या क्या होगी, भाई कौन किस किस को पैसे देने। तो 2 तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक। एक्सटर्नल मतलब कौन कौन सी हो गई, इसमें 2 होती है, एक प्रेफरेंशियल होती है, एक अदर होती है। प्रेफरेंशियल का मतलब हो गया गवर्नमेंट अगर हमसे कोई पैसा मांगती है, एम्प्लॉय अगर हमसे कोई पैसा मांगता है, या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्सटर्नल इंटरनल समझ गए ना। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी लोग पैसा मांगते हैं, इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक लोग। आंतरिक लोग कौन हो गए भाई, ओनर, जो बिजनेस के पार्टनर है, वो पैसा मांगते हैं। किस चीज का, क्योंकि अकाउंटिंग का बेसिक जब हम करते हैं तब हम सीखते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। और इसी वजह से पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है, तो पार्टनरशिप फर्म उस कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाती है। तो जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी है, वो कैपिटल जो है वो भी एक लायबिलिटी है, तो उसका भी पेमेंट पार्टनर को करना है। लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि वो पार्टनर का पैसा है, अपने ही आदमी का पैसा है। लेकिन अदर जो लोन लिया है या बाहर के जो पैसे हैं वो एक्सटर्नल हो गई। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसका पेमेंट होता है, फिर इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट होता है। पहले बाहरी लोगों को देंगे, फिर अगर कुछ बच गया तो अंदर के लोग, यानी कि इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट होगा। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है उसमें होती है 2, प्रेफरेंशियल और अदर।
प्रेफरेंशियल, यानी कि उनको प्रेफरेंस होती है पेमेंट करने की। ये होते हैं गवर्नमेंट ड्यूज, भाई कोई जीएसटी का पैसा बाकी पड़ा है, गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी लगाई, उसका पैसा बाकी पड़ा है। गवर्नमेंट अगर आपसे कुछ भी मांगती है तो सबसे पहले उसका पेमेंट करो। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज ड्यू, पिछले 4-5 महीने की एम्प्लॉय की सैलरी बाकी पड़ी है तो उसका पेमेंट करो। नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब एसेट बेचना, लायबिलिटी पेमेंट करना, ये सारी मेहनत कौन करता है? जो बंदा ये सारी मेहनत करता है उसको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। वो लिक्विडेटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, तो उसको उसकी मेहनत देनी पड़ेगी। इसके अलावा एसेट बेचना, खरीदना, पेमेंट करना, सारे एग्रीमेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे खर्चे लगते हैं, उन सब खर्चों का पेमेंट करना है। उसके बाद जब ये हो जाए फिर अदर एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। अदर एक्सटर्नल लायबिलिटी में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होती है। सिक्योर्ड मतलब कोई आपने चीज गिरवी रख के, वस्तु गिरवी रख के, एसेट लायबिलिटी गिरवी रख के, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ गिरवी रख के कुछ लोन ले रखा है तो उसको पेमेंट कर दो सिक्योर्ड को, ताकि वो एसेट हमारे पास आ जाए। ओके, फिर अनसिक्योर्ड अगर कोई लोन ले रखे हैं, ये लोन है दोनों, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। आपने गोल्ड लोन लिया सिक्योर्ड है, आपने पर्सनल लोन लिया अनसिक्योर्ड है, तो ये दो लोन हो गए। ठीक है, ये जब पेमेंट हो जाए फिर इंटरनल को पेमेंट करना है। इंटरनल में क्या है? लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनर से कोई लोन लिया है हमने तो उसका पेमेंट करो, वो भी पेमेंट हो जाए फिर जो पार्टनर की कैपिटल है उसका पेमेंट करो। और पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट बहुत कम चांसेस है कि पूरा होगा, अगर पूरा होता तो डिसोल्यूशन क्यों करना पड़ता। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट यहाँ पर है, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। ये देखिए प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स के बारे में यहाँ पर जो मैंने चार्ट में बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत, एक सेकेंड बस। हाँ, ये देखो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट्स। फर्स्ट है रियलाइजेशन एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल और एस्टिमेटेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का सबसे पहले पेमेंट करना, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। फिर है आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? इट्स इंक्लूड गवर्नमेंट ड्यू, गवर्नमेंट के कोई पैसा बाकी है, सेल टैक्स बाकी है, इनकम टैक्स बाकी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बाकी है, या फिर एम्प्लॉइज ड्यू बाकी है ना, अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ 4 महीने या 12 महीने के आसपास होती है। पिछले 4 महीने या 12 महीने की सैलरी जो है उसमें से जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो प्रेफरेंशियल के अंदर आता है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस, सेकंड ये प्रेफरेंशियल। कौन कौन से होते हैं मैंने बता दिए। थर्ड नंबर आता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होता है जिसके पास में हमने अपनी कोई एसेट गिरवी रख के और फिर कुछ लोन वगैरह पैसा वगैरह लिया है तो उसको पेमेंट करो। उसके बाद में फिर करते हैं हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। ठीक है, उसके बाद में देखो अनसिक्योर्ड से पहले आ गया कोई प्रोविजन है, अगर फोर्थ नंबर प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, ये। फिफ्थ नंबर आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपके सन्ड्री क्रेडिटर आ गए, ट्रेड्स क्रेडिटर आ गए, बिल्स पेबल आ गए, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वाइफ से अगर कोई लोन लिया है तो यहाँ आएगा। वाइफ किसकी? पार्टनर की। हाँ, ओके। अनसिक्योर्ड बैंक लोन है, अगर कोई ओवरड्राफ्ट अगर बैंक से कर रखा है तो इनको प्रोपोर्शनली पेड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पहले क्रेडिटर को देंगे फिर बिल, सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आता है आपका 6 नंबर पर पार्टनर लोन, और पार्टनर का लोन भी प्रोपोर्शनली पे करना है। और उसके बाद में आता है आपका पार्टनर कैपिटल। अगर लास्ट में पार्टनर कैपिटल के लिए कुछ पैसा बच जाए तो ये पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अब ये जो मेथड्स ऑफ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, ये मेथड्स किसका है? ये मेथड है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करने का। ठीक है, अब ये मेथड्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।